ठीक है। इससे पहले कि डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग एक रिकैप करते हैं क्या था। बेसिक आइडिया ये था कि हम डिफरेंशिएशन करते थे तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालते थे और लिमिट लगा देते थे डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना। इसी का नाम हमने दिया था dy/dx। मतलब dx वेरी स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है और dy भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी को दिखाता है। इसका जब रेशियो निकालते हैं तो एक फाइनाइट वैल्यू देता है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0/0 का फॉर्म बनता है एक तरह से, है ना। तो इसी वजह से जब लिमिट के मैथमेटिक्स को लगाते हैं तो ये एक फाइनाइट वैल्यू हमको देता है ना, dy/dx, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते थे। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या था? चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो निकालना, जिसको हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम दिया। ठीक है। अब अगर हम कहें कि इंटीग्रेट करना है, इसको हमने मान लिया कि dy/dx किसी फंक्शन y = f(x) के लिए ये आया gx हमारा। तो अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि dx से डिवाइड किए तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप gx में dx मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, gx में dx मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये जब आएगा, ये dy/dx gx है, dx उधर गया तो ये dy आ रहा है, ये y अभी नहीं आया है, इसमें कुछ कमी रह गई थी, है ना। फिर हमने क्या देखा था कि इसी प्रोसेस को मतलब जब हम वापस से y = fx बनाएं, है ना, ये रेक्टेंगल के किसी एरिया को शो करता था ना। अगर हम gx का ग्राफ बनाएं, अगर ये gx है तो ये मान लो x है, तो इस पॉइंट पर ये gx है, ये वाला हाइट, और उसमें छोटा सा चेंज dx होगा, है ना। और dx × gx ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा जो अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है तो ये लगभग रेक्टेंगल ही होगा। इसका एरिया को शो कर रहा है gx × dx। और हमको एक स्मॉल क्वांटिटी आया है, लेकिन हमको वापस से y = fx निकालना है, यानी कि ज़्यादा बड़ा एरिया निकालना है ना। हमने dx से मल्टीप्लाई किया है तो हम बड़ा एरिया निकालेंगे, उसकी बात करेंगे, इसी को डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या देखा कि इसको कुछ जो अधूरा रह गया था, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग। और उस प्रोसेस को सिंबल में हम कैसे दिखाते हैं, ऐसा, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन dy, इसको इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, है ना। तो यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ gx को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। इस सिंबल का यही मतलब है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, dy को y लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस को करें तो y = fx वापस से हमको मिलना चाहिए, यानी कि dy का इंटीग्रेशन अगर y आएगा तो इधर fx आ जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम इसमें एक कांस्टेंट भी ऐड कर रहे होते, क्योंकि अगर मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट 2 रहता तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता ना। तो हमें क्या पता कि यहाँ 2 था या 0 था प्लस में, है ना, या कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा। तो हम अपने मन से एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, हो सकता है इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो, है ना। यहाँ तक इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ इस c का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं y इंटीग्रेशन ऑफ x² y नाम दे देते हैं, dx = क्या आएगा, मान लो 3x² ले रहे हैं, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 तो बाहर आएगा, x का पावर, डिफरेंशिएशन में 1 घटता है तो यहाँ 1 बढ़ेगा, ठीक, और उतना ही से डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, 3 से 3 कट गया, है ना, और प्लस c है यहाँ, ठीक। ये हुआ इंटीग्रेशन x³ + c, ठीक है। अब ये जो c का वैल्यू है यही हमको इनडेफिनिट बनाता है ना, कि हम नहीं जान रहे अभी c क्या है ना, हम अभी लिमिट नहीं लगा रहे हैं बेसिकली। तो अब अगर, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी दे देगा इसी क्वेश्चन के लिए कि जो y = मान लो 9 है एट x = 1 पे, है ना, x = 1 पे y = 9 है, ये दे दिया है। तो देखो अब c का वैल्यू निकाला जा सकता है, y 1 पुट करो, x के जगह 2 1
पुट करो तो 1 का क्यूब प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो 1 इधर आएगा तो 1 माइनस 1 तो ये तो कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे और यही मेरा इंटीग्रल हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी भी ये डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, c का वैल्यू आने के बाद, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल, हाँ अच्छा 9 लिखे तो यहाँ 9 पुट कर दो, सॉरी 1 देखे थे, तो 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 पुट कर दो, ठीक है। तो अभी भी ये इनडेफिनेट इंटीग्रल ही है, ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल तब होगा जब हम सीधे y को वैल्यू के टर्म्स में निकालें। ये ज़रूरत या तो ज्योमेट्री में ज़रूरत पड़ी थी या सीधे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी थी, है ना। जब हम मतलब v वर्सेस t इक्वेशन से हम लोग s निकाल रहे थे, है ना, या मतलब और भी चीज़ निकाल रहे थे, है ना। v को ds/dt लिख रहे थे और dt को उधर ले जाके इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ऐसा आ जा रहा था, है ना। तो ये ज़रूरत फिजिक्स में थी, इसी वजह से फिजिक्स का पोर्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट भी बना, ठीक है। इसको मिटा दें या नोट करना है? नोट किया हुआ है ये सब, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे किया जाए। तो हमने देखा y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स देखा हमने, ठीक है। हमने देखा कि ये जी एक्स का ग्राफ है ना, यानी कि ये g को शो करता है और ये x को शो करता है, और किसी सर्टेन पॉइंट x इज इक्वल टू x पे हमने देखा dx एक विड्थ का हमने रेक्टेंगल बनाया, तो gx dx इसका एरिया शो करता है, gx dx इसका एरिया शो करता है। और इंटीग्रल मतलब सम कर रहा है, डिफरेंशिएशन में डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रल में सम कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ का आप सम ले रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी dx dx बनेंगे, है ना। सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ तक का लिया जाए, है ना। एरिया तो ये कर्व तो इनफाइनाइट हो सकता है बन जाए, है ना। तो एरिया को कहाँ से कहाँ तक का लिया जाए, तो मान लेते हैं कि हमको जो ज़रूरत है वो एरिया x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक की ज़रूरत है ना। ये हमने देखा है, ये समेशन ऑफ, ये और कुछ नहीं, हमने क्या देखा था, समेशन ऑफ gx इंटू डी था ना, यही था ना, है ना। और समेशन किस पर ले रहे थे, dx पे, dx छोटे छोटे इस लेंथ पे था, है ना। तो a टू b पे ले रहे थे, है ना, a टू b पे ले रहे थे, और b को हम लोग क्या लिख रहे थे, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि dx 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 आगे बढ़ रहे है ना, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और n टेंस टू इन्फिनिटी, वेयर क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, क्योंकि a से b तक में आप इनफाइनाइट कट दे सकते हैं ना। इस तरीके से आप b को रिलेट करते हैं और जब पुट करते हैं तो एक सिंबल आता है, जिस सिंबल को हम ऐसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन, है ना। लेकिन अब क्या है, अब हमने लिमिट लगा दिया फ्रॉम a टू b, यही किया ना हमने, a टू b एक लिमिट लगाया, तो अब इंटीग्रेशन में भी हमको a टू b एक लिमिट लगाना होगा, है ना, वेयर a b इज इक्वल टू दिस, ठीक। तो हमको अब एक लिमिट लगाना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं तो दिस इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो gx आया था, है ना। तो y इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स हो गया। तो हमने अब लिमिट लगा दिया, डेफिनेट कर दिया, है ना, कहाँ से कहाँ तक, जितनी हमें ज़रूरत है, a से लेकर b तक। और a से b तक ये ज्योमेट्रिकली क्या देता है, एरिया देता है ना। तो ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली इट इज एरिया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, है ना। कर्व के नीचे x में एरिया देता है, y में एरिया नहीं दे रहा है, x में एरिया दे रहा है,
ठीक है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये एरिया की बात कर रहा है, इसी को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और ये हम लोग जानते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने पे एफ एक्स आएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। अब कांस्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट इनडेफिनिट होने के कारण ही हम लोग बेसिकली दे रहे थे। अब कांस्टेंट, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, लिमिट लगाने की ज़रूरत है। लिमिट ऐसे लगाते हैं a से लेकर b तक, है ना। और ये हम लोग जानते हैं a से b तक अगर एरिया लिखना है ना, तो इसका मतलब है कि हम एरिया ऑफ b तक, मान लो माइनस इन्फिनिटी से जितना भी b तक बना उन सारे एरिया को कंसिडर कर लें, और a तक जितने एरिया बना उसको कंसिडर कर लें। तो b तक जितना एरिया बनेगा उसमें से माइनस a तक जितना एरिया बनेगा उसको माइनस करेंगे, है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए कहीं हो रहा है, तो एफ बी याद रखना, अपर लिमिट जो भी है x के जगह पर वो पुट हो जाता है, और माइनस लोअर लिमिट एफ ए हो जाता है। यही डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, नोट कर लो, ठीक है। तो जैसे एक सब पहले ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ, अगर साइन एक्स है और फ्रॉम 0 से π/2, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 से π/2, तो क्या लिखेंगे, माइनस π/2, सॉरी कॉस π/2 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया -0 + 1 इज इक्वल टू 1। यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अपर लिमिट पुट किया, माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू साइन एक्स है dx है, तो 0 से π है, इसको इंटीग्रेट करो, इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट u इंटू वी है ना, तो क्या है, साइन एक्स को बाहर रखेंगे, साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ क्या करेंगे, e⁻x 0 से π, यही रखेंगे ना, dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ex आ जाएगा, फिर इनटू, याद रखना लिमिट सबसे आखिर में लगाना है, 2 बार इंटीग्रल करना है सबसे आखिर में। साइन का क्या आ जाएगा, cos x dx, ठीक, इसको i मान लेते हैं, तो ये i इज इक्वल टू दिस आ गया, ठीक, 0 से π, ठीक। और फिर इसको आगे अगर हम लोग करें तो i इज इक्वल टू साइन एक्स e⁻x माइनस अगेन u इंटू वी लगाओ, तो cos x बाहर आएगा, cos x इंटीग्रल ऑफ e⁻x, तो e⁻x ही रहेगा, फिर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। ये अगेन i आ गया, i को इस साइड किए तो 2i बन गया, और ये आ गया, और इस पूरे पर लिमिट है कितना, 0 से π, ये याद रखना है। इधर आ गया साइन एक्स e⁻x माइनस कॉस एक्स e⁻x 0 से π। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, साइन एक्स e⁻x साइन पाई e⁻π माइनस कॉस, नहीं माइनस साइन 0 e⁻0, ठीक। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसके लिए, फिर इसके लिए लगाओ माइनस कॉस पाई e⁻π माइनस कॉस 0 e⁻0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। ये लग गया, इसको आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 0, ये तो 0 ही हो गया, माइनस कॉस पाई का वैल्यू
माइनस ई का पावर पाई आ जाएगा, माइनस 1 ई का पावर 0, तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कॉमन निकालो, बाहर प्लस हो जाएगा, अंदर 1 प्लस ई का पावर पाई हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ, बाई 2 आई, 2 आई का वैल्यू आया है, आई का वैल्यू इतना बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू साइन 3x dx 0 से पाई अगेन। कैसे होगा इंटीग्रेट? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस ए माइनस बी 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x dx। ठीक, यही फार्मूला होता है ना, साइन सी साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का। तो ये हो गया। फ़ायदा क्या हुआ इस तरह से लिखने का? 0 से पाई, अंदर में हो गया cos x माइनस cos का cos 5x dx। ठीक, इसका इंटीग्रेट, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेट sin x माइनस इसका इंटीग्रेट sin 5x बाई 5। ठीक, x का जो कोएफिशिएंट होता है डिवाइड में आ जाता है 0 से पाई, राइट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? sin पाई माइनस साइन 0 0, sin 5 पाई माइनस साइन 0 0, है ना। तो सारा ही वैल्यू 0 आ गया। ठीक, अब ये सवाल किसी का बन सकता है कि 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो एरिया होता है, एरिया 0 क्यों आएगा? कैसे आ सकता है एरिया 0? जब हम एरिया ऐड करते जा रहे हैं तो 0 कैसे आ सकता है? एक और क्वेश्चन जैसे लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई। देखो तो इसका एरिया कितना आ रहा है? तो एरिया 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा, है ना। 0 से 2 पाई, माइनस को बाहर कर लिए तो अपर लिमिट हो गया माइनस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या मीनिंग है 0 आने का ये देखो। हाँ, वो तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से सही बताया, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है ना, साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाओ तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक, ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया। हाँ, क्यों? कि देखो जी एक्स डी एक्स, जी एक्स तो पॉजिटिव है, डी एक्स भी पॉजिटिव, डी एक्स तो लेंथ है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है, जबकि माइनस इंटू पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है। तो ये एरिया और ये एरिया माइनस हो जाता है, लेकिन आपको कहेगा टोटल एरिया अंडर कर्व निकालना है, दिस लाइन एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व, तब तुमको 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, यानी इसका 2 टाइम्स करना होगा, है ना। वो जब हम लोग कर्व करेंगे तो देखेंगे कि तब हमको 2 टाइम्स करना होगा। वैसे वो 0 ही आएगा, एक प्लस आएगा तो दूसरा माइनस आएगा। समझ आया 0 क्यों आ रहा है? तो 0 भी आ सकता है इंटीग्रेशन। 0 से पाई नेगेटिव आ रहा है, देखते हैं। 0 से पाई साइन का क्या आ जाता है? माइनस कॉस एक्स। 0 से पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1 कहाँ नेगेटिव आ रहा है? कहाँ नेगेटिव? कैसे आएगा बताओ ना, ज्योमेट्रिकली देखो ना, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव इसका आएगा, करके देखते हैं। पाई से 2 पाई, यही चीज़ लिमिट चेंज कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, यही आएगा ना। पाई से लेकर 2 पाई तक लिमिट कर देते हैं, है ना, यहाँ पर पाई से 2 पाई, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 2 पाई 1 और इसका वैल्यू
कॉस टू प्लस वन आ जाएगा, -1 होता है इसका वैल्यू, तो ये -2 आ गया ना। ठीक है, समझ आया ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। हम लोग साथ में ज्योमेट्रिकल भी करते चल रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 sin टू द पावर 4x, इसको इंटीग्रेट करो। देखते हैं करके कैसे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2, अब इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, है ना। sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या सीधे sin स्क्वायर एक्स, रुको cos 2x के टर्म्स में कर दो, सीधे ही कर दो। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2। ठीक, sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x -2 कॉस 2x dx, और 1/4 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेट, अब अलग अलग इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 2 cos x का माइनस कॉस का साइन 2x/2 होता, 2 कैंसिल हो गया, और प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx बचा, है ना, 0 से π/2, पूरे पे लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2। ठीक, यही बचा 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 होता है, 2x यहाँ है तो यहाँ 4x हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो गया dx 0 से π/2। ठीक, फिर ये हो गया इंटीग्रेट 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1 का x हो जाएगा, और cos 4x का हो जाएगा साइन 4x/4। ये हो गया 0 से π/2। अब लगाओ x 2x हो गया, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/4 2x माइनस साइन 2x और प्लस साइन 4x/4, 0 से π/2। अब लगा दो लिमिट, 1/4 2x 2 π/2 -0 माइनस साइन π/2 अपर लिमिट, π/2 पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, माइनस साइन 0 प्लस साइन π/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4π/2 2 पाई माइनस साइन 0/4। ठीक है, इसके बाद 1/4, ये 2 कैंसिल तो पाई बचेगा यहाँ, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इज इक्वल टू π/, यही आंसर हो गया। π/2 ऊपर 1 है, नीचे a² साइन स्क्वायर x प्लस b² कॉस स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करो, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 से π/2, ऊपर सेक स्क्वायर x हो जाएगा dx बाई a² साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, tan स्क्वायर x बन गया ना, प्लस b² बन गया, कॉस स्क्वायर x तो कट गया। ठीक, इसका फ़ायदा क्या हुआ, tan x को अगर t मान लिया हमने, tan x इज इक्वल टू t मान लिया, a tan x, हाँ a tan x को t मान लिया, तो a sec स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया, डिफ्रेंशिएट किए तो। ठीक, sec स्क्वायर x dx a को नीचे ले जाओ तो dt बाई a हो गया। फ़ायदा हुआ इसका ये 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx बन गया dt बाई a अंडर रूट a² t² प्लस b², राइट, यही हुआ ना,
अच्छा सॉरी, टी स्क्वायर ना, ए tan थीटा 1 टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाहर आ गया 1/a और 1/b स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है tan इनवर्स 1/a भी होता है बाहर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही होता है। इसी फॉर्मूला पर इसको यहाँ लगाओ, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 1/b इंटू tan इनवर्स t बाई बी x बाई ए, t बाई बी, ठीक। और इसका लिमिट हमको लगाना होगा 0 से π/2, ठीक है। हाँ अभी वही बता रहे हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ t के टर्म्स में पुट कर दिए हैं, लेकिन ये जो लिमिट था हमारा ना, ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 है ना। तो दो तरीका यहाँ से हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू है ना, ये t का वैल्यू तो है नहीं, हमारा t आया है, वापस से t को पुट करो, t इज इक्वल टू a tan x है तो यहाँ a tan x पुट करो। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक। दूसरा तरीका हो सकता है यहाँ x के जगह x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो x कहाँ है, यहाँ पर है। हमने tan x इज इक्वल टू टी माना है, x को 0 पुट करो तो t क्या आएगा, 0 आ जाएगा, a इंटू 0 इज इक्वल टू टी इज इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा t इज इक्वल टू 0, तो ये वाला लिमिट भूल जाओ और t वाला लिमिट लिख दो, ठीक। और x इज इक्वल टू π/2, tan π/2 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। और अब यहाँ पर इसको पुट करो, 1/ab तो बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट बाई b माइनस tan इनवर्स 0/b 0, ये आ जाएगा π/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा π/2 यानी π/2 ab, यही आ जाएगा आंसर, ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा π/2 ab, यही आंसर हो गया हमारा। ऐसे अब देखो x को जब आप डायरेक्ट पुट कर, tan को 1/ab हो गया और tan इनवर्स a tan x बाई b 0 से π/2, ठीक। वैल्यू पुट करके देखो, 1/ab tan इनवर्स हाँ a tan π/2 इन्फिनिटी होता है, बाई b तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स a बाई b इंटू 0, फिर वही चीज़ आ गई, सेम आया। हाँ कई बार सेम नहीं भी आ सकता है, उसको फिर रिजॉल्व करेंगे तो फिर आंसर सेम आएगा, ठीक है। दोनों फॉर्म बना सकते हो जो आपकी इच्छा, ज़्यादातर ये फॉर्म आसान पड़ता है लोगों को, हाँ ये फॉर्म आसान होता है। इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 एक्स क्यूब dx, इसका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होगा, ऐसा -1 से 1 प्लस माइनस, तो देख के बता दिए ना, 0 आ गया, ठीक। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ sin x -π/2 से π/2, ये भी 0, क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2 ऐसा ग्राफ होता है साइन का, एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ x cos x 0 -π/2 से π/2, ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन इसको रिजॉल्व करवाने का तरीका, इसका ग्राफ अगर याद हो, x cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और y = x का ग्राफ ऐसा होता है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा ना, ऐसा होगा, ठीक है, नेगेटिव भी जाएगा, यहाँ से ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है, हाँ एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, है ना, और इस साइड निगेटिव डायरेक्शन से शुरू हो करके ऐसा बढ़ता चला जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना,
इस साइड पॉजिटिव से उठेगा, इस साइड निगेटिव से उठेगा, ठीक, क्योंकि निगेटिव ये गया है, ये ग्राफ बनेगा। अब देखो इस साइड पॉजिटिव से उठ रहा है, सिमेट्रिकल ग्राफ इस साइड बन रहा है, तो जीरो दे देगा सेम एक्स। अगर कब जीरो देगा, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट एक दूसरे का निगेटिव हो, तब जीरो आ रहा है। लेकिन क्या हर फंक्शन में आएगा? अगर यही चीज़ इंटीग्रेशन ऑफ cos x कर दो -π/2 से π/2, तो क्या आएगा? तब ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि -π/2 पे ऐसा बनेगा, -π/2 से +π/2। अब ज़ीरो नहीं बना, है ना। अगर x² है और dx है -1 से 1 है, तो इसका ऐसा बनेगा -1 से 1, ये भी ज़ीरो नहीं हो रहा है। लेकिन x³ ज़ीरो हो जा रहा है, x का पावर 4, फिर x का पावर 4 का ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर ज़ीरो नहीं हो रहा है। लेकिन x का पावर 5 फिर ऐसा बनेगा, ये ऊपर ये नीचे, फिर ज़ीरो बने। एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहे हैं। x का पावर सिर्फ नहीं, बल्कि फंक्शन जब भी इवन होगा तब हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑड फंक्शन है और -a से +a तक है, तब ज़ीरो होगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन देखो, ऑड फंक्शन x cos x, कैसे पता ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी याद है? क्या मजाक। देखो ये समझ आया ना, कॉन्सेप्ट समझ आया ना। ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, बता देते हैं फिर से, अब याद नहीं है तो। ऑड में ओ के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट बनता है, इवन में एक्स वाई एक्सिस के अबाउट बनता है सेम। एग्जैक्टली हाँ। ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू निगेटिव ऑफ एफ ऑफ -x के इक्वल आ जाए, और ये यहाँ पॉजिटिव हो जाता तो वो इवन फंक्शन हो जाता। तो वेन एवर द फंक्शन इज ऑड एंड वी हैव टू इंटीग्रेट द ऑड फंक्शन, then there from -a to +a, then there will be always answer is 0. Understood? तो ये हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ -a to a f(x) is equal to dx is equal to 0 for f(x) is odd, f(x) is equal to odd। ठीक है, ये समझ आया? क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 2 करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 करेंगे तो क्या आएगा? -a से a f(x) dx is equal to इंटीग्रल ऑफ 0 से a 2 times f(x) dx for f(x) is equal to even। ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आई? कई बार कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, देख करके पता चल जाएगा कि मतलब चेक कर लेंगे, नहीं है तो इससे चेक कर लेंगे, इस प्रॉपर्टी से। अगर f(x) माइनस ऑफ f(f) माइनस x के आ रहा है इक्वल, तो हम बोलेंगे ये ऑड है और -a से a है, 0 आंसर आएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx रखो, समथिंग a to b है ना, और हम क्या करते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं, a to b इंटीग्रेशन ऑफ f t dt कर देते हैं। कोई फर्क आएगा क्या इंटीग्रेशन में? लोअर लिमिट अपर लिमिट करना है, वेरिएबल तो हट ही जाएगा, तो आप a लो, b लो, मतलब x लो, y लो, z लो, t लो, कोई भी चीज़ लो, ये क्या होना है? सेम ही होना है। आप वेरिएबल चेंज कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। हाँ, ये बताने वाली चीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ a to b f(x) dx है, ठीक है। और अगर हम चेंज कर दें लिमिट, b to a कर दें f(x) dx, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आप एरिया को इधर से इधर सारा जोड़ रहे हो, तो इधर से इधर एक तरह से घटा रहे हैं, है ना, तो इज इक्वल टू माइनस साइन लग जाएगा जब आप लिमिट को उल्टा करेंगे तो। अच्छा,
प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब क्या है ना, मान लो ये एफ एक्स है, ठीक है, यहाँ a है, यहाँ b है, ठीक है, बीच में कहीं c है, तो क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में? एफ एक्स को a टू c प्लस c टू b कर सकते हैं, है ना? तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स सी टू डी, सॉरी सी टू बी, ठीक। और ये तब बहुत काम आता है जब कहीं शार्प एज बन जाए, मतलब मॉड फंक्शन हो और भी अलग तरह का फंक्शन हो, तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअस वहाँ वो कर नहीं सकते, ठीक। तो ये बन सकता है, इसको चाहे तो और भी पार्ट में कर सकते हैं, वेयर, यहाँ लिख देते हैं वेयर ए से बड़ा है, सी से बड़ा है बी, ठीक है, सी ए और बी के बीच में है कहीं, ठीक है। सिमिलरली इसी में प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक्सटेंडेड फॉर्म लिख देते हैं। सॉरी, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ c1 टू c2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ c2 टू c3 एफ एक्स डी एक्स प्लस और लास्ट में इंटीग्रल ऑफ cn टू b एफ एक्स डी एक्स, वेयर ए और बी के बीच में सारा c है, a इज लेस देन सी एन लिख देते हैं, सी आई लिख देते हैं, यहाँ इज b। ये समझ आया ना इस सिंबल का मतलब, c1 c2 c3 सी आई का मतलब वो सारा ही a से b के बीच में। पहला का देखो, पहले क्या करना है, मॉड जहाँ भी रहे आपको मॉड क्लियर करना होगा, ये क्लास 11th का पार्ट है कि मॉड कैसे क्लियर करते हैं। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड x को माइनस एक्स लिखते हैं कब, जब x लेस देन 0 है ना, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x लिखते हैं सीधा, है ना। तो इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक के लिए, निगेटिव के लिए ना, 0 से छोटे के लिए, तो x का वैल्यू -1 से 0 लिमिट लेना पड़ेगा, प्लस 0 से लेकर 5 तक के लिए x dx बनेगा। ये आपको हो गया पहला का, ठीक, समझ आया। फिर इसको कैसे करेंगे आप, माइनस बाहर कर लो, x का x² हो गया, 1 से 0 हो गया, और प्लस x² हो गया, 0 से 5 हो गया, ये हो गया -1/2 प्लस 5² 25/2 इज इक्वल टू 23/2, यही आंसर आ जाएगा। 24 सॉरी इज इक्वल टू 12, ठीक है, यह आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बनाना होगा, उसको मिटा दें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का देखो क्या है मामला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ये भी 11th का पार्ट, ग्राफ होता है 0 से 1 तक, 0 ये हो गया, फिर 1 पे छोड़ना है, 1 पे ये होगा, फिर 1 से 2 तक के लिए 1 होगा, यहाँ से 2 तक के लिए यहाँ छोड़ना है, फिर 3 पे एक और स्टेप ऊपर जाएगा, लैडर बनता था याद है ना, फिर 4 5 ऐसा बनेगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ। हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 4 तक। तो अब हर एक स्टेप में ग्राफ अलग अलग बन रहा है ना, तो इसको हमको ब्रेक करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 और 1 के बीच में हो, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, ठीक। फिर 2 लिख सकते हैं जब
x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, है ना, 1 और 2 के बीच में है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 होगा ना, ये 1 होगा, ठीक। फिर 2 लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, समझ आ रहा है ना। ऐसे ही होगा, कांस्टेंट होगा ना, हॉरिजॉन्टल ग्राफ है। 3 लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगा। हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 4 तक करना है, यहीं तक करना है ना। तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 4 को लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx 0 से लेकर 1 तक, प्लस 1 से 2 तक 1 dx, प्लस 2 से 3 तक 2 dx, प्लस 3 से 4 तक 3 dx, ये लिखना पड़ेगा। समझ आया। इसका तो 0 हो गया, ये 0x है, ये x आ गया, x 1 से 2 प्लस 2x 2 से 3 प्लस 3x 3 से 4, और लिमिट लगा दो, 2 - 1 1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 9 3 इज इक्वल टू 6। यही आंसर आ गया। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओ, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाता है 1 से 2, 2 से 3, कहाँ तक करना है, 3 तक ही करना है ना, 1 2 3, और ये 1, ठीक। ऐसा ही ग्राफ बनता है, यहाँ टच नहीं कर रहा है, फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू होता है। तो ये देखो y = x है ना, ये भी y = x है, ये भी y = x है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लिख सकते हैं क्या, y = x किसके लिए, 0 से 1 के लिए x का वैल्यू, ठीक। फिर 1 से 2 के लिए क्या आएगा, x का वैल्यू 1 से 2 के लिए। इस लाइन का ग्राफ हमको इक्वेशन लिखना है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, x है ना, और एक शिफ्ट कर गया है, -1 हो गया, राइट, x -1, ठीक। तीसरा क्या होगा, 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए इसका भी स्लोप y = x है, शिफ्ट कर गया है 2 पर, x -2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, 2 पर शिफ्ट कर गया है, ये लाइन, इस लाइन का ग्राफ, ठीक है, ये बनेगा। और अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से 3 अगर है तो ये लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x dx प्लस 1 से 2 x -1 dx प्लस 2 से 3 x -2 dx। अब फर्दर इंटीग्रेट हो जाएगा ना, समझ आया ना। तो ये इसी तरीके से फिर हम लोग करने वाले हैं। आगे चलते हैं, आखिरी वाले का करते हैं। साइन, पहले इसका मॉड यहाँ भी लग गया, मॉड क्लियर करना पड़ेगा, है ना। साइन 2x + 1, तो साइन ऑफ मॉड 2x + 1 को क्या लिख सकते हैं, व्हेन x का वैल्यू, साइन 2x + 1 सीधा लिख सकते हैं कब, जब 2x + 1 ग्रेटर देन 0 हो, और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 हुआ, ठीक। और माइनस ऑफ साइन 2x + 1 कब लिख सकते हैं, जब x का वैल्यू लेस देन -1/2 होगा, ठीक। लिमिट क्या है, 0 से पाई, देखो सिर्फ पॉजिटिव है, तो बस यही लेना है। अगर निगेटिव होता, अगर यहाँ पर माइनस मान लो π/2 होता, तो हमको निगेटिव वाले -π/2 से 0 तक ये लेना होता, है ना, और फिर हमको ये लेना होता। मान लो ऐसा है, तब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन मॉड ऑफ 2x + 1 -π/2 से पाई तक अगर लेना है, तो ये हो जाता हमारा इंटीग्रल ऑफ
साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/2। पाई/2 का मतलब क्या है? पाई माइनस पाई/2 अच्छा पहले प्लस लिख दिया, माइनस वाला पहले ले लेते हैं, माइनस dx, निगेटिव वाला -1/2। पाई/2 का मतलब है कितना? -3.14/2। ये -1/2 से छोटा होगा या बड़ा? 1/2 से बड़ा होगा, है ना? यानी कि ये और इस साइड है, यानी कि -पाई/2 से लेकर कहाँ तक लेना होगा? -1/2 तक, क्योंकि इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है वैल्यू ये ना, है ना? और प्लस करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 के बाद पाई तक, है ना? और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है? और ये हो जाएगा माइनस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -पाई/2 से -1/2 प्लस माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 -1/2 से पाई तक, ठीक? इसको पुट करो, 1/2 पुट करो यहाँ पर, -1/2, 2 कट गया, -1 प्लस 1 कॉस 0 बन गया, है ना? कॉस 0 बाई माइनस पाई/2 पुट करो यहाँ पर, पाई/2 पाई प्लस 1 कॉस ऑफ -पाई प्लस 1, इतना ही पे छोड़ सकते हैं, बाकी cos 1 के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई 2 पाई प्लस 1, cos 2 पाई प्लस 1 माइनस -1/2 -1 प्लस 1 0, cos 0/2। देखो यहाँ प्लस कॉस 0 है, यहाँ प्लस कॉस 0 है, 2 cos 0 आ जाएगा। तो ये cos 0 तो 1 आ गया, माइनस कॉस माइनस पाई प्लस 1 क्या आता है? -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस आ जाएगा, प्लस cos 1 आ जाएगा, है ना? ठीक। और बाई 2 माइनस cos 2 पाई प्लस 1, 2 पाई प्लस 1 प्लस cos 1 आएगा, -1 आएगा, बाई 2 आएगा, ठीक? 2 LCM ले लो, 1 प्लस cos 1 माइनस cos 1 प्लस 1, 2/2 आ जाएगा, = 1 आंसर आ जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा था, आंसर सिंपल आया, ठीक है।